नमस्कार साथियों, आइए आज प्रैक्टिस सेट 19 पर चलते हैं। आदिकाल के शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज भी हम सभी 50 प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आज का, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? किस छंद में अधिक लिखे गए चरित काव्य? यहाँ चरित काव्य की बात हो रही है। चरित काव्य किस छंद में अधिक बताए जाते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे दोहा चौपाई छंद में, कवित्त में, पद में, कुंडलिया में। इस तरह से यहाँ पड्ढलियाँ लिखा है, कुंडलिया होगा। इस तरह से यहाँ सही विकल्प आपके सामने जो है अविकल्प सही है। आप अविकल्प को ही सही मानेंगे। चरित काव्य जो है दोहा और चौपाई में सबसे अधिक लिखे गए। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? जैन साहित्य में जो है राम कथा स्वयंभू द्वारा लिखी गई, ऐसा बताया जाता है। स्वयंभू ने राम कथा लिखी है, तो किस नाम से लिखी गई? आप देखेंगे रामचरित से, महापुराण से, पौमचरी से, रामचंद्रिका से आप स्पष्ट कर पाएंगे। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी चलेंगे आज के प्रश्नों पर, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और प्रैक्टिस सेट बहुत हैं। पूरे विषय को कवर करना है। हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण। तो इस तरह से समस्त पाठ्यक्रम टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए उपलब्ध हैं। पेट, तो यहाँ पर आप क्रम से एक एक करके सभी अभ्यास सेट कर पाएंगे। और सभी अभ्यास सेट इतने महत्वपूर्ण हैं कि पूछिए नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर पौमचरी कहा जाता है, सही विकल्प है आपका पौमचरी। पौमचरी नाम है जैन साहित्य में जो स्वयंभू द्वारा लिखी गई, पौमचरी नाम से राम कथा लिखी है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में आप देख पा रहे हैं, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, राम सिंह। तो इस तरह से अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा में वाल्मीकि के समान श्रेष्ठ माने गए हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रादूहा के रचयिता कौन हैं? स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश, कुशललाभ, कल्लोल। कुशललाभ या कल्लोल, इनके 2 नाम मिलते हैं। हमेशा याद रखें, कभी कभी ऑप्शन में रखा जाता है कुशललाभ, कभी कभी कल्लोल रखा जाता है। दोनों ऑप्शन को आप याद रखेंगे और इसी तरह से आपकी तैयारी होती जाएगी। तो यहाँ पर ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दूहा, तो आप हमेशा याद रखेंगे कुशललाभ और कल्लोल। कुशललाभ कौन होता है? ढोल मारने में, ढोल बजाने में कुशल कौन होता है? जो कल्लोल करता है, तेज तेज मारता है। तो कुशललाभ ऐसे याद करना है, कभी कोई दिक्कत ना हो। हमेशा प्रश्नों को ध्यान से रखिए, कभी गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, बीसलदेव, निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो के रचयिता। अब बीसलदेव रासो कौन थे? बीसलदेव थे। बीसलदेव राजा थे, नर थे, नरपति थे। राजा नरपति को कहा जाता है, तो नरपति नाल है। इसी तरह से आप सही विकल्प का चयन कर चुके हैं। यहाँ नरपति नाल को आप देख सकते हैं, नरपति नाल जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्यशास्त्र, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये किस पर केंद्रित रचना है? प्राकृत पैंगलम। तो सही विकल्प आपके सामने है। प्राकृत पैंगलम जो है छंद शास्त्र पर रचित ग्रंथ है। छंद शास्त्र का यह ग्रंथ है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम पूछा गया है
किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने, राहुल संस्कृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही विकल्प आपके सामने है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को, प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, श्रृंगार रस की, शांत रस की, वात्सल्य रस की। अब रस की बात की जा रही है तो यहाँ पर विद्यापति से संबंधित कौन सा रस प्रसिद्ध रहा है? तो विद्यापति जो है श्रृंगारिक कवि थे, तो स्वाभाविक है उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। श्रृंगार रस सही ऑप्शन है। इसी तरह से इसमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल के अंतिम चरण में प्रसिद्ध कवि माने गए हैं अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत। इसमें से आदिकाल के अंतिम चरण में कौन माने गए हैं? जल्दी से चयन करें। हाँ, तो सही आदिकाल के अंतिम चरण में जो प्रसिद्ध कवि हैं वह हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इन्होंने खालिक वारी, मुकरिया, पहेलिया आदि सभी लिखे हैं और यह लोकगीतों के जनक माने जाते हैं। लोक प्रथाओं के, लोक गीतों के जनक माने जाते हैं। जैसे कजरी, इस तरह से बहुत सारे लोकगीत इन्हीं के द्वारा रचे गए। दो सखूने, जैसे दो सखूने में होता है कि दो प्रश्न एक साथ किए जाते हैं, उत्तर एक होता है। दो सखूने जो इन्होंने लिखा है उसमें प्रश्न जो है एक साथ दो प्रश्न किए जाएंगे और दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। अब यहाँ दो प्रश्न है, पान क्यों सड़ रहा है और घोड़ा क्यों अड़ रहा है। इन दोनों का उत्तर है दो सखूने में, इन दोनों का उत्तर होगा फेरा न था, क्योंकि फेरा न था। अब पान को फेरेंगे नहीं तो सड़ जाता है, घोड़ा अगर लगाम उसकी फेरिए नहीं तो अड़ जाता है। इस तरह से आप इनके बारे में जान सकते हैं। इनके बारे में बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ के इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपत विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर हाँ, अजमेर के शासक से संबंधित, अजमेर के शासक नरपति नाल। अजमेर के शासक कौन थे? नरपति नाल से संबंधित हैं। अजमेर के शासक से संबंधित नरपति नाल जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? अब यहाँ रासो शब्द की व्युत्पत्ति की बात की जा रही है। आदिकाल से, हिंदी साहित्य के आदिकाल से प्रश्नोत्तरी हो रही है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार पढ़ेंगे हमेशा याद रखेंगे। चलिए, रामायण, रसायन, रासक जो मानी गई व्युत्पत्ति रसायन से, रासक से, रास से, रसिक से। हजारी प्रसाद की बात की जा रही। आचार्य हजारी प्रसाद ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने हमेशा ही रासक शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से ही मानी है। रासों की उत्पत्ति रासक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? अभिनव जयदेव, किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? ध्यान से देखेंगे तो अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली है, किस कवि को मिली है? जल्दी से जल्दी चयन करें। अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, स्वयंभू, विद्यापति। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद, तोतिए, हाँ तोताए हिंद, भारत का तोता कहा गया है। चंद्रवरदाई को क्या कहा गया है? विद्यापति को क्या कहा गया? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कौन सी रचना सालभद्र सूर्य की नहीं है? अब सालभद्र सूर्य की नहीं है, यहां सालभद्र सूर्य की रचना जो नहीं उसके बारे में बताना है। हाँ, बुद्धिरास, भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, चंदन बाला रास। यहाँ सालभद्र सूर्य ने जो नहीं लिखा, चंदन बाला रास नहीं लिखा है, चंदन बाला रास, बाकी सभी लिखा है। तो इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? जल्दी बताएं। शैव, वैष्णव, सूफी, शैव, वैष्णव, सूफी और शाक्त। तो विद्यापति जी जो थे शैव थे, शिव के उपासक शैव थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह के, राजा शिव सिंह के, राजा हिम्मत सिंह के, राजा भानुप्रताप सिंह के, भानुप्रताप सिंह। इस तरह से 4 राजा दिए गए हैं। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि विद्यापति माने जाते हैं। राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं विद्यापति। खुमार रासों की प्रमाणित प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? अगला प्रश्न है, खुमार रासों की प्रमाणित प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय में, ग्वालियर संग्रहालय में। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए आपके सामने। खुमार रासों की बात की जा रही है, खुमार रासों। तो सही प्रश्न का उत्तर है और पुणे संग्रहालय में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीचल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? बीचल देव रासों जो ग्रंथ है नरपत नाल के द्वारा लिखा गया है, उसमें पूछा गया है कुल कितने छंद हैं? बीचल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? 100, 120, 128, 140। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है 128। सही विकल्प आपके सामने है 128। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। यह प्रैक्टिस सेट 18 में भी इस प्रश्न को लिया था और 19 में भी यह प्रश्न आया। रिपीटेड प्रश्न है, जल्दी बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि राजा श्यामल दास। तो इनमें से जो है सही विकल्प का चयन करें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक माना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, चार्ल्स एलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है? खुमार रासों, आलखंड, परमाल रासों। आलखंड या परमाल रासों, जब यह नाम रखा जाए, पूछा जाए, कहीं भी विकल्प में रखा जाए तो इसे परमाल रासों भी कहते हैं, आलखंड भी कहते हैं। और जगनिक ने लिखा है, इसको जगनिक ने लिखा है। प्रकाशन किसने करवाया? चार्ल्स एलियट ने करवाया, चार्ल्स एलियट ने करवाया, जगनिक ने लिखा। तो कौन सी रचना है? आलखंड। तो आलखंड, ब विकल्प आपका सही है। यहाँ ब विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जैन मत का, तो जैन मती जो है सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं, जैन के गुजरात में पाए जाते हैं। जैन मत के प्रचारक सबसे ज़्यादा गुजरात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की राजनैतिक पृष्ठभूमि थी हर्षवर्धन साम्राज्य का उत्थान, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन, चौहान राजाओं का शासन, औरंगजेब का शासन काल। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में एक का चयन करना है जो सही विकल्प है। तो यहाँ है हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। सही विकल्प आपके सामने है, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। आदिकाल की राजनैतिक पृष्ठभूमि थी हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदि कवि सरहपा का समय डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने
राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? 696 ईस्वी, 769 ईस्वी, 896 ईस्वी और 969 ईस्वी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य में इसे माना गया है जो 769 ईस्वी, 769 ईस्वी सही विकल्प है आपके सामने, 769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है? चौपाई, कवित्व, सवैया, दोहा। यहां पर सही विकल्प आपके सामने जो है दोहा सबसे प्रिय छंद माना गया है। आदिकाल का सबसे प्रिय छंद कौन सा माना गया है? दोहा माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के कुछ विद्वानों ने गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी प्रसिद्ध रचना है, अब इनकी यहाँ प्रसिद्ध रचना पूछी गई है तो प्रसिद्ध रचना के बारे में आप बताएंगे। प्रसिद्ध रचना इनकी है कौन सी? भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की प्रसिद्ध रचना है। इसको एक सरल सूत्र में कह सकते हैं, सालू भाभी। सालू भाभी, शालिभद्र सूर्य, भारतेश्वर बाहुबली रास, सालू भाभी, इस तरह से कहकर याद कर सकते हैं, हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है? चंदनबाला रास, संदेश रासक, राउल बेल, पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ अब्दुल रहमान रचित, अब्दुल रहमान किसका नाम है? पहले तो ये जानना है आपको। अब्दुल रहमान जो नाम है रहीम का है, रहीम का नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान। हाँ, इस तरह से इनका जो है संदेश रासक, इनका जो एक विकल्प है, श्रृंगार रस की श्रेष्ठ रचना माना गया है संदेश रासक को। अब्दुल रहमान की श्रेष्ठ रचना को माना गया है संदेश रासक। अगला प्रश्न आता है, दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ 6वीं शताब्दी की रचनाओं में परमात्म प्रकाश और योग सार से माना जाता है। योग सार और परमात्म प्रकाश दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार दो रचनाओं से माना जाता है। ये किसकी रचनाएं हैं? चोइंद, पुष्पदंत, स्वयंभू, देवसेन। परमात्म प्रकाश और योग सार जो है दोनों रचनाएं किसकी हैं? दोनों रचनाएं किसकी हैं? जोइंद की। हाँ, जोइंद की, यह रचना किसकी है? जोइंद की। अगले प्रश्न पर चलते हैं, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास। अब यहाँ रास के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता पूछे जा रहे हैं। हाँ, उपदेश रसायन रास शालिभद्र सूर्य, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिन दत्त सूर्य, उपदेश जीव, जीव देश, जीव देश। इस तरह से आप सरल सूत्र में इसे समझ सकते हैं, जिन दत्त सूर्य सही विकल्प है, जिन दत्त सूर्य। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो को मूलतः एक काव्य है, मूलतः एक काव्य है, स्मृत काव्य है, शोक गीत है, गीत काव्य है, गेय काव्य है। इस तरह से 4 विकल्प दिया गया बीसल देव के बारे में। आप सही देखेंगे तो गेय काव्य है, यह गाया जाने वाला काव्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है, आज तक नहीं है। ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ है जिसके बारे में यह बात की जा रही है? तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प, ऐसा कौन सा काव्य है जिसके बारे में केवल सूचना है, आज तक कोई पुस्तक का रूप नहीं मिला है? तो ऐसी पुस्तक है हमीर रासो, ऐसी पुस्तक है हमीर रासो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आल्ह, आल्ह और उदल नाम के
आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? पृथ्वीराज रासों में, खुमाड़ रासों में, विजयपाल रासों में, परमाल रासों में। तो आपको उत्तर मिल गया है। अभी मैंने बताया था आलखंड या परमाल रासो दोनों नाम से जाने जाते हैं। तो आल्हा उदल की इसमें गाथाएं हैं, उनकी वीरता की गाथाएं, लड़ाइयों की गाथाएं हैं और इसको चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। इस तरह से आप इसके बारे में याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो। तो यहाँ पर विवाद जो है रासो ग्रंथों में सबसे ज्यादा विवाद है किस पर है? जल्दी से बताएं किस पर विवाद सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा विवादित ग्रंथ है रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो। इसी तरह से अगला चलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की भाषा निम्न में से क्या है? डिंगल, पिंगल, राजस्थानी मिश्रित। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की भाषा, अगर भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर मिश्रित है। मिश्रित भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। रासो में, पृथ्वीराज रासो में मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है समय, संदर्भ, अनुच्छेद, परिच्छेद। तो पृथ्वीराज रासो को कहा गया है समय कहा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में ढोला मारू रादूहा, खुसरो की पहेलियां, राउल बेल, दोहा कोश। तो सही विकल्प का चयन करें, जल्दी से चयन करें। सही विकल्प है इसमें दोहा कोश को लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, दोहा कोश को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? वज्रयान, हीनयान, महायान, दुखवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। तो बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ, किस तत्व के प्रचार के लिए लोक भाषा में साहित्य रचना की गई? वज्रयान के लिए। किसके लिए? वज्रयान के लिए लोक साहित्य में रचना की गई। इसी तरह से अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा में किया है? वह है कौन सी प्रतीकात्मक भाषा थी? तो यहाँ पर जानते हैं सिद्धोरनाथ की प्रतीकात्मक भाषा थी संधा भाषा। कौन सी भाषा? संधा भाषा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? भारतेंदुयुगीन साहित्य पर, रेतकालीन साहित्य पर, भक्तिकालीन साहित्य पर, छायावाद कालीन साहित्य पर? सिद्ध और नाथ। तो सिद्ध और नाथ जो है भक्तिकालीन साहित्य पर, सिद्ध व नाथ का साहित्य विषय शैली प्रभाव परवर्ती किस काल में हुआ है? भक्ति काल में बहुत प्रभावित किया है, भक्ति काल को बहुत ही प्रभावित किया, लक्षित हुआ है। इसी तरह से अगला प्रश्न है आज का, चर्या पद बौद्धों का एक ग्रंथ है, बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद हैं, सिद्धों की आचार संहिता है, नाथों की आचार संहिता है। 4 प्रश्न विकल्प हैं, इसमें से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प है बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद हैं। चर्या पद क्या है? बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य था धर्मोपदेश, मोक्ष प्राप्ति, संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें से कौन से विकल्प सही होगा? तो सबसे उत्तम विकल्प जो आपके सामने है वह है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं।
नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठ योगी थे? चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चुड़करनाथ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हठ योगी थे जो उनका नाम है गोरखनाथ, उनका नाम है गोरखनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जालंधरीनाथ, भरथरी, कन्हपा, चुड़करनाथ। इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है जिसके बारे में बताया गया है निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं वो कन्हपा जी हैं। कौन है? कन्हपा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है? फाग, आचार, चरित, रास। अब यहाँ जैन साहित्य की जो सबसे प्रसिद्ध शैली है वह है रास। जैन साहित्य की शैली क्या है? रास। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी ग्रंथ के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के, राविया के, मीर तकी के, मोइनुद्दीन चिश्ती के। अमीर खुसरो की बात की जा रही है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस काव्य रूप को अपनाया? शेर, गजल, रुबाइयां, शायरी। अमीर खुसरो ने इसमें से किसको अपनाया है? जल्दी से चयन करें। पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त गजलों को भी अमीर खुसरो ने अपनाया है, गजल को। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का प्रसिद्ध कवि कौन हो सकता है? विद्यापति के अतिरिक्त प्रसिद्ध कवि जो हैं उमापति जी हैं। उमापति, इनका नाम उमापति है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक कैसा ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, व्याकरण का है, समाजशास्त्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर एक है टीका, शब्दकोश, व्याकरण ग्रंथ, संदर्भ सूची। वर्ण रत्नाकर क्या है? जल्दी से बताएं। तो वर्ण रत्नाकर जो है एक शब्दकोश है, एक शब्दकोश ग्रंथ है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, स्वयंभू रचित पौमचरी में किस कथा को आधार बनाया गया है? रामायण को, महाभारत को, सीरी फराद को, रुक्मण हरण को। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है और रामायण को। रामायण को अपभ्रंश का रामायण माना जाता है। इसी तरह से भक्ति काल की समयावधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा कौन सा कवि है? जगनिक, विद्यापति, मधुकर, भट्टकेदार। ऐसा कौन सा कवि है जो भक्ति काल में जन्म लिया लेकिन आदिकाल में रखा जाता है? ऐसा कवि है विद्यापति। ऐसा कवि है विद्यापति। मैथिल कोकल, अभिनव जयदेव आदि नामों से प्रसिद्ध मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति। इसी तरह से अगला प्रश्न सामने आ गया है, पृथ्वीराज रासों का प्रमुख रस वीर होते हुए भी इसका सहयोगी रस कौन सा माना जाता है? सहयोगी रस, पृथ्वीराज रासों का सहयोगी रस श्रृंगार रस माना जाता है। कौन सा रस? श्रृंगार रस। इस तरह से आज की 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।